मेरे सिर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना जो गन तेरे सिर पर तनी हुई है ना, इसका घोड़ा दबाने में मुझे 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा। फिरोज मलिक की गन अपने सिर पर तनी हुई देखकर और उसकी बातें सुनकर अवनी के माथे से पसीने की बूंद टपकने लगी, जिसको अवनी के सर से फिरोज मलिक ने अपनी उंगली में लिया और जंगलियों की तरह हंसते हुए बोला, ये देख जरा सी गन तेरे सिर पर क्या तान दी। तू अपने होश नहीं संभाल पाई और तेरे माथे से पसीना टपकने लगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा शांत कर और वो वीआईपी कार्ड मुझे वापस दे, और वापस तो तुझे देना ही पड़ेगा। इसलिए उसने अवनी को पकड़कर अपने पीछे छुपाते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। फिरोज मलिक गीता की तरफ बढ़ते हुए बोला, बुढ़िया डर मत, मैं 20 लाख रुपए चाहता हूं क्योंकि तूने और तेरे इन घर वालों ने मेरे से बगैर पूछे मेरे कार्ड का इस्तेमाल किया है, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की है। गीता ने फिरोज के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, कब्जा कैसे जमाया? साहब आपको बताया ना, मेरे पति की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए ये रूपेश नीचे जाकर रिसेप्शन से कार्ड की बात करके आया है। जैसे ही गीता ने रूपेश की तरफ इशारा किया कि तभी फिरोज मलिक ने अपनी गन रूपेश के सिर पर तानी और कहा, ओ तो इस बाजी के पीछे तू है? कौन है बेटा तू? इस बुढ़िया का लड़का है क्या? क्यों रे लड़की, तेरा भाई है ये? रूपेश ने जैसे ही फिरोज मलिक के मुंह से खुद को अवनी का भाई सुना तो वो एकदम से बोल पड़ा, भाई? कौन भाई? किसी का भाई नहीं हूं मैं। गीता ने भी उसका साथ देते हुए कहा, नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ये अवनी का भाई नहीं है, बल्कि ये तो इसका होने वाला पति है। अवनी गीता की बातें सुनकर पागल हो गई और चिल्ला पड़ी, हद करती हो मॉम, क्या होने वाला पति लगा रखा है? सिचुएशन देखो, माहौल देखो, सामने कौन खड़ा है ये देखो, हर वक्त तुम्हें शादी की पड़ी रहती है। अवनी ने फिरोज की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा होने वाला पति नहीं है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। फिरोज मलिक अवनी की बात को इग्नोर करते हुए बोला, तू शादीशुदा हो, कुंवारी हो, जो भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? मैंने अपने 20 लाख रुपए मांगे हैं, मुझे 20 लाख चाहिए, और अगर तुम लोगों ने मुझे 20 लाख रुपए अगले 10 मिनट के अंदर ना दिए तो याद रखना लड़की, अवनी अनिल के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकती थी। इसलिए वो फिरोज की तरफ बढ़ी और उसने फिरोज का गुस्से में कॉलर पकड़ते हुए कहा, तू होता कौन है मेरे डैड को खिड़की से फेंकने वाला? अपनी जबान संभाल के बात कर, गुंडा होगा तो अपने इलाके का। मेरे डैड के बारे में अगर तूने कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की ना, तो याद रखियो, तेरे ये बॉडीगार्ड्स भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। वहां दूसरी तरफ ऊपर आईसीयू में बातचीत कर रहे गौतम और डॉक्टर परीक्षित को कानों कान खबर न हुई कि नीचे क्या चल रहा था। वो लोग अनिल की स्पीडी रिकवरी देखकर बहुत खुश हो रहे थे। गौतम हंसते हुए बोला, माय गॉड डॉक्टर परीक्षित, आपने क्या चमत्कार किया है। डैडी जी इतनी जल्दी रिकवर होंगे ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि जिस तरीके से इनका खून बह रहा था, हम तो मतलब इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि वो इतनी जल्दी ठीक होने लगेंगे। डॉक्टर परीक्षित मुस्कुराया। उसने कहा, गौतम मेरा तो काम ही है लोगों का इलाज करना, उनको बचाना या ना बचाना ये तो भगवान के हाथ में है, तो तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा कि शुक्रिया अदा करना तो तुम्हारा भी बनता है, क्योंकि तुमने आज एक दामाद होने के नाते जो मिस्टर अग्रवाल के लिए किया है वो शायद उनका सगा बेटा भी ना कर पाए। अरे डॉक्टर परीक्षित, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। जानते हैं, जब ये अवनी को पता चलेगा कि डैडी जी की रिकवरी इतनी स्पीड से हो रही है तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी, और मम्मी जी उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि हमें उन्हें डैडी जी की स्पीडी रिकवरी के बारे में भी बता देना चाहिए। डॉक्टर परीक्षित ने गौतम को रोकते हुए कहा, अरे हाँ गौतम, ये बात तो तुम्हें बताना मैं भूल ही गया। असल में उस टाइम जब मैंने जड़ी बूटियां मंगवाई थी तब अवनी बाहर ही खड़ी थी, और जब वो आदमी सारी जड़ी बूटियां लेकर आ रहा था तब अवनी ने उसे रोक लिया था। तो ऐसा बोलते हुए डॉक्टर परीक्षित चुप हो गया और उसकी बात को पूरा करवाने के लिए गौतम ने कहा, तो क्या डॉक्टर परीक्षित कुमार, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अवनी ठीक है ना? क्या हुआ डॉक्टर परीक्षित? ये सब बातें बोलकर गौतम बाहर अवनी के पास जा ही रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अवनी अभी भी वार्ड के बाहर खड़ी होगी। लेकिन डॉक्टर ने उसे रोकते हुए बोला, नहीं, उस टाइम सिचुएशन को संभालना बहुत जरूरी था।
और हम किसी को कोई बात बता भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ पर पिल्स बना रहे हैं। इसलिए मैंने वो थैला उस लड़के से लिया और अवनी से कहा कि ये सब दवाइयां मैंने मंगवाई हैं। मुझे पता था कि अगर वो बाहर ज्यादा देर खड़ी होती तो तुम्हारे पीछे आने की कोशिश करती, इसलिए मैंने उसे एक बहाना बनाकर बाहर भेज दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।